नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। चीकू के बाग लगाएं, अच्छी आय कमाएं। गन्ने की खेती में बड़जीप विधि से घटेगी लागत। हमारे प्रदेश की जलवायु फल उत्पादन के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ फलों की अधिक से अधिक क्षेत्रों में खेती करके पर्यावरण में सुधार और कुपोषण निवारण के साथ साथ निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आप चीकू की उन्नत किस्मों का चयन करें। इसके पौधों की रोपाई करते वक्त किस तरह की सावधानियां रखें जिससे चीकू का अधिक फल उत्पादन हो, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर R.K. जायसवाल। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल पानी काफ़ी मात्रा में गिर रहा है हमारे खासकर मध्य प्रदेश में, और जैसे ये पानी थोड़ा सा रुकेगा तो हमारे किसान भाई पौधरोपण की तरफ भी आकर्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीकू एक महत्वपूर्ण फलदार हमारा जो पूर्ण रूप से पोषक तत्वों से भरपूर फल है। तो किसान भाइयों, प्रमुख बात यह है कि जब भी हम चीकू की बात करते हैं तो किस्मों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। काली पत्ती जो है हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ क्रिकेट बॉल है, छतरी है, ये हमारी पुरानी किस्में हैं। अब जो नई किस्में आ गई हैं, संकर जातियां हैं, जिसमें कोयम्बटूर चीकू 1, कोयम्बटूर चीकू 2 और कोयम्बटूर चीकू 3 है। इसके अलावा जो है PKM-1 और PKM-2 ये ऐसी संकर जातियां भी अब आ चुकी हैं। तो किसान भाइयों, अगर चीकू आप लगाना चाहते हैं तो पहली प्राथमिकता हमारी यह होनी चाहिए कि जो अनुशंसित किस्में हैं हम उनका ही प्रयोग करें। चीकू की खेती के लिए गर्म व नम मौसम की आवश्यकता होती है। गर्मी में इसके लिए उचित पानी की व्यवस्था का होना भी आवश्यक है। इसे मिट्टी की कई किस्मों में उगाया जा सकता है, जैसे अच्छे जल निकास वाली गहरी जलोढ़, रेतली, दोमट और काली मिट्टी चीकू की खेती के लिए उत्तम रहती है। तो सबसे पहले पौधरोपण करने के पूर्व हमको यह जानकारी जरूर होना चाहिए कि हम गड्ढे कैसे तैयार करें। कुछ किसान भाई पहले से अपनी पौधरोपण की प्लान कर लेते हैं और गर्मी के समय में ये गड्ढे करवा लेते हैं, और लगभग हम जो है 2 फीट लंबाई, 2 फीट चौड़ाई और 2 फीट गहराई का गड्ढे जरूर तैयार करें। इस गड्ढे में हम गोबर की खाद की मात्रा जरूर डालें। यदि गोबर की खाद नहीं है आपके पास में तो हम केचुआ का खाद भी प्रयोग कर सकते हैं। हम नीम की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आधार खाद के रूप में होते हैं और इसको हमको जरूर डालना चाहिए। तो आप गड्ढे तैयार बिल्कुल नहीं किए हैं तो अभी भी कर सकते हैं। हमको जब भी पौधा लेना चाहिए तो शासकीय विभाग से या प्राइवेट नर्सरी से, विश्वसनीय नर्सरी से ही हमको पौधे प्राप्त करना चाहिए, और वांछित किस्म जो हम चाह रहे हैं उस किस्म का ही पौधे हमको प्राप्त करना चाहिए। चीकू की व्यावसायिक खेती के लिए शीर्ष कलम और भेंट कलम विधि द्वारा पौधा तैयार किया जाता है। चीकू लगाने का सबसे उपयुक्त समय वर्षा ऋतु है, लेकिन चीकू के बाग से अधिक फल उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 5 मीटर ही रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, बात करते हैं हम पौधरोपण की, क्योंकि समय है पौधरोपण करने का, मौसम अनुकूल है, और जहाँ पर हमने गड्ढे तैयार किए हैं उसके बीच भाग में जितना हमारा पॉलीथीन है उतना बड़ा छोटा सा एक गड्ढा तैयार कर ले, और
पॉलीथीन को सावधानीपूर्वक ब्लेड से या कैंची से काट लें और पिंडा समेत मिट्टी उसमें रहने दें, जड़ को खुला ना होने दें। ये जरूर ध्यान रखें। कई बार हम सावधानीपूर्वक नहीं काट पाते हैं और पॉलीथीन को जल्दी जल्दी खींचते हैं तो उससे पूरे पिंडे की मिट्टी झड़ जाती है और जड़ बाहर दिखने लग जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पौधरोपण करते समय सावधानी जरूर रखें। अच्छे से हमको पैर से मिट्टी को भरकर दबा देना चाहिए, जिसमें उसमें किसी भी प्रकार की हवा न रुके और जो जड़ है वो मिट्टी के संपर्क में आ जाए और जड़ जो है नया उसमें वृद्धि होना प्रारंभ हो जाए। दबाने के बाद एक लकड़ी का या बांस की जो खपच्ची ले लें, और आजकल प्लास्टिक के भी स्टिक आ रहे हैं, तो आप स्टिक जरूर लगा लें और उसको सीधा पौधे को खड़े करके उसमें बांध दें। इसके बाद जो है हजारे से हमको जो है, अगर पानी नहीं गिर रहा है और भूमि नमी है तो भी हमको जो है एक बार सिंचाई उसमें कर देना चाहिए, ताकि प्रारंभिक अवस्था में जड़ को पानी जो है पर्याप्त मात्रा में मिल जाए और उसको मिट्टी से पकड़ बनाने के लिए उसको आसानी हो जाए। पौधों की रोपाई करते समय मूल वृंत पर निकली हुई टहनियों को काटकर साफ कर देना चाहिए। पेड़ का शतरक भूमि से 1 मीटर ऊंचाई पर बनने देना चाहिए। जब पेड़ बड़ा होता जाता है तब उसकी निचली शाखाएं झुकती चली जाती हैं और अंत में भूमि को छूने लगती हैं और पेड़ की ऊपर की शाखाओं से ढक जाती हैं। इन शाखाओं में फल लगने भी बंद हो जाते हैं, इसलिए इस अवस्था में इन शाखाओं को छांटकर निकाल देना चाहिए। अब पौधरोपण के बाद की जो सावधानियां हैं, यह आवश्यक है पौधे की सुरक्षा। और बीच बीच में यदि ज़्यादा पानी भर रहा है तो हम नाली बनाकर ज़्यादा पानी को जल निकास की भी व्यवस्था उसमें कर लें और आवश्यकता अनुसार खरपतवार का भी नियंत्रण हम कर लें। और यदि बतर में आती है तो बीच बीच में हमको उसको गुड़ाई कर देना चाहिए, जिससे हमारी पौधे जो हैं बहुत अच्छे प्रारंभिक अवस्था से उसमें कल्ले फूटना शुरू हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, यदि मेरे द्वारा बताए गए बातों को हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने गांव में चीकू का पौधा लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। व्यावसायिक फसलों में गन्ने का प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन किसान इनकी बुआई पुराने तरीके से करते हैं, जिससे गन्ने का बीज अधिक लगता है और लागत खर्च भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप गन्ने की बटचीप विधि से नर्सरी तैयार करके खेतों में रोपाई करते हैं तो फसल का उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ लागत खर्च भी कम आता है। तो आप कैसे करें इस कार्य को, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बलवंत कुमार। ये गन्ने के पौधे नर्सरी जो तैयार हो रहे हैं, जो किसानों को अभी बहुत ही लाभप्रद होगा, उस काम में जुड़ा हुआ हूँ। कि सीड का जो प्रसार है ना, वो बहुत कम होता है गन्ना में। एक गन्ना ले जाएंगे तो 10 गुना ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन हमने और इस तकनीक ने एक ऐसी बहुत अच्छा विस्तार का तकनीक बना लिया है, जो एक गन्ना से कम हम 15 से 20 गन्ना का पौधा बना लेते हैं। और ये अगर जाड़े में करते हैं तो और अच्छी होती है और इसका सेटिंग भी अच्छा होता है और सूट भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं।
आमतौर पर जब गन्ने की नई किस्में विकसित होती हैं तो शुरुआती दौर में किस्मों की उपलब्धता सीमित होती है, जबकि सामान्य तौर पर गन्ने की खेती के लिए कुंटलों में बीज की मात्रा लगती है। ऐसे में सभी के लिए बीज उपलब्ध नहीं हो पाता। अगर किसान नई किस्मों के कुछ बीजों की जुगाड़ कर लें तो इससे वो बड़ चिप विधि द्वारा गन्ने की पौध तैयार करके कम गन्ने से अधिक पौध तैयार कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, हम पूरा गन्ना का अगर हम गिनते हैं, एक बार दिखा लीजिए यहाँ, तो जिसमें नोड अगर गिनेंगे तो हर एक गन्ना में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे अभी तो पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, फिर भी हम 25 तक गिन सकते हैं, जिसमें से 15 से 20 जर्मिनेशन दे देता है। तो इसकी एक गन्ना की ये जो है ना सीड का एक आयु होता है। हम चूँकि युवा अवस्था में अगर ये गन्ना बढ़िया से जर्मिनेशन करेगा तो उसी को ध्यान में रखते हुए हर एक नोड को काट करके अगर हम ट्रे में उगाते हैं, उसमें से उसका रूट भी बनता है, और रूट के साथ अगर हम फील्ड में लगा लेते हैं, प्रॉपर दूरी मेंटेन करते हैं, तो हमारा बढ़वार और यील्ड जो है टनेज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको जो है सरकार बहुत अच्छे से लाइक कर रहे हैं, किसान भी लाइक कर रहे हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले बेस्ट वैरायटी, यानी कि जो अच्छी वैरायटी है, जो किसानों के खेत में जाना चाहिए, वो पहले चुनिए। तो जैसे हमारा राजन गन्ना 1 है, या अभी नया राजन गन्ना 2 निकला है, या अन्य जहाँ जिस क्षेत्र के लिए जो बेस्ट वैरायटी है उसको आप चूज कर लें। किसान इसको लगाएंगे तो हर एक नोड से इस पर जो है आंखें निकल करके बड़े बड़े पौधे निकल आते हैं, उसको काट काट करके लगाया जाएगा। तो ट्रे सिस्टम जो अभी जो नेचुरल फार्मिंग कहते हैं ना, प्लास्टिक का ही कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, वो जो हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे वो भी खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट होगा। इस नई तकनीक सस्टेनेबल शुगरकेन इनोवेटिव यानी बडचिप तकनीक से पौध तैयार करने के लिए गन्ने की आंख सहित छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इनकी कटाई के लिए जो यंत्र उपयोग में लिया जाता है उसे बडचिप कहते हैं। इस यंत्र की सहायता से गन्ने को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक टुकड़े में एक आंख मौजूद रहे। फिर इन टुकड़ों को फफूंद नाशक दवा के घोल में कम से कम 20 मिनट तक उपचारित करते हैं। इसके बाद ट्रे का व्यवस्था करना है। एक प्लास्टिक ट्रे है और सॉइल कंपोजिशन बनाना पड़ेगा, जिसमें वर्मी कंपोस्ट और सॉइल मिक्सचर बनाना पड़ता है, जिसमें 80-20 का रहता है, वो कर लेंगे। इसके बाद जब काटेंगे, एक हमको एक कटर चाहिए, सिंगल बड कटर चाहिए मशीन। सिंगल बड कटर मशीन से हम एक एक काटेंगे और पॉट जो है वो ट्रे जो है उसके हर एक पिट में हम उसमें डाल देते हैं। इसके लिए 3 भाग कोकोपिट, 1 भाग परलाइट या वर्मीकोलाइट को मिलाकर मिश्रण तैयार करते हैं। फिर ट्रे में गन्ने की उपचारित बड को रखकर ऊपर से मिश्रण को भर देते हैं। फिर हजारे के द्वारा सिंचाई कर देते हैं। बुआई के बाद ट्रे को जमाव के लिए पॉली हाउस में रख देते हैं। इसके अलावा हमारे जिन किसान भाइयों के पास प्रो ट्रे उपलब्ध नहीं है, वो प्लास्टिक बैग में भी गन्ने की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 1 भाग मिट्टी, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और 1 भाग बालू लेकर प्लास्टिक बैग में भर देते हैं। भराई करने के बाद उसमें नमी बनाए रखने के लिए हजारे के द्वारा सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के उपरांत बैग में बड की बुआई करके उसे शेड नेट, पॉली हाउस, छप्पर के नीचे या फिर किसी सघन पेड़ के नीचे रख देते हैं। नर्सरी को आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में इसे तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में नर्सरी तैयार करना खुले के स्थान अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। और ये 15 से 20 दिन में अंकुरन बहुत अच्छा हो जाता है, 2-3-4 पत्तियां आ जाती है। बाद में हम इनको क्या करते हैं, 1% यूरिया सोल्यूशन से फिर देते हैं 15-20 दिन के बाद, तो बहुत अच्छा हरा हरापन है। और कोकोपीट बहुत ही अच्छा इसमें रहा, ऊपर से कोकोपीट दे देते हैं, तो सॉइल मिक्सचर का ये बहुत ही अच्छा जमाव होता है उसमें उसके रूट का। और आप अगर ऐसे खींचेंगे तो उस पॉट से आराम से एक पौधा निकल आता है रूट सहित, और आप आराम से प्लांट कर सकते हैं खेत में। और उसके लिए मशीन भी आया हुआ है, वो आप देखेंगे मैकेनाइज है ये, तो मैकेनाइज कटिंग हो जाएगा, मैकेनाइज इसका ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगा, तो जो भी लेबर पर कॉस्ट है वो भी बचेगा। अब बात करते हैं बड विधि से पौध तैयार करके गन्ने की खेती के लाभों के बारे में, जिससे बड़ा फायदा ये है कि प्रति हेक्टेयर गन्ने का बीज बहुत कम लगता है। गन्ने के बीज को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। किसानों को गन्ने के बीज के रूप में लगने वाले खर्च में 99% की बचत हो रही है।
इसके अलावा फसलें जब खेत में खड़ी रहती हैं तो आप गन्ने की बुआई नहीं कर सकते हैं। ऐसे में गन्ना की बुआई समय से नहीं हो पाती है, लेकिन इस विधि के द्वारा आप छोटी सी जगह में गन्ने की पौध तैयार कर सकते हैं और खेत खाली होने के बाद भी रुपाई कर सकते हैं। इससे फसल पर देरी से बुआई का असर नहीं पड़ता और आप होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगले। डेयरी व्यवसाय खेती के साथ किए जाने वाला सबसे लाभकारी व्यवसाय बन चुका है, लेकिन इसकी सफलता का मुख्य आधार होता है इनसे प्राप्त होने वाला दूध। तो आप अपनी गाय और भैंसों से आने वाले समय में अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए इस समय गर्भित पशुओं की देखरेख कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की डॉक्टर शिवांगी शर्मा। आज मैं आप सभी को गाभिन पशुओं के देखभाल, उनसे जुड़ी बीमारियां, उनसे जुड़े हुए इलाज के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो गाभिन पशु होते हैं उन्हें अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो ये है कि हम पशु की नेचुरल सर्विस करा रहे हैं या एआई कराते हैं, कुछ भी हम कराते हैं, हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमने किस तारीख को एआई कराई है। उसके 2 से 3 महीने बाद पहले ये बात आप किसी पशु चिकित्सक को बुला के पक्का करवाइए कि आपका पशु गाभिन हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर आपका पशु गाभिन हो गया है तो आपको उसके खान पान का, उसके मैनेजमेंट का, उसके आसपास के जगह का सबका ध्यान रखना पड़ता है। 5वें महीने से हमें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हमारा पशु गाभिन है। तो देखिए अब हमें उसके खान पान का ध्यान कैसे रखना है। किसान भाइयों, पशु के गर्भित होने के साथ ही गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को आहार की आवश्यकता महसूस होती है। यदि पशु स्वस्थ है तो वृद्धि समुचित रूप से होती है। यदि पशु कमजोर होगा तो बच्चा अपनी मां के रक्त से समुचित आहार ले लेता है, जिससे बच्चा तो बढ़ता रहता है, परंतु मां को समुचित संतुलित आहार न मिलने के कारण वो कमजोर होती चली जाती है, जिसके फलस्वरूप पशु की मांसपेशियां कमजोर हो जाने से हड्डियां दिखने लगती है। कभी कभी तो गर्भावस्था के समय पशु कमजोरी के कारण खड़ा होने में भी असमर्थ हो जाता है। गर्भावस्था में समुचित आहार न मिलने के कारण बयाने के पश्चात पशु के दुग्ध उत्पादन में काफी कमी आ जाती है। हमको उनके खाने में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना बढ़ाना है। जितना हम 2 तरह के खान पान होते हैं, सबसे पहले मेंटेनेंस का होता है और प्रोडक्शन का होता है। मेंटेनेंस उसको कहते हैं जो हम सारे पशुओं को एक बेसिक चारा भूसा दाना देते हैं, रोज देते हैं। उसके ऊपर से जो गाभिन है या जो दूध दे रहे हैं उनको उसके ऊपर से जितना खाना दिया जाता है उसको कहते हैं प्रोडक्शन राशन। किसान भाइयों, गर्भित पशु को गर्भकाल के समय पूर्ण और संतुलित आहार देना चाहिए। गर्भित पशु को प्रतिदिन हरा चारा 25 से 30 किलो, सूखा चारा 5 से 6 किलो, खल्ली 1 किलो, खनिज मिश्रण 50 ग्राम, नमक 30 ग्राम और 45 से 60 लीटर स्वच्छ और ताजा पानी प्रतिदिन पीने के लिए अनिवार्य रूप से देना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का फीड उनको बढ़ाना है। जैसे हम कंसंट्रेट थोड़ा बढ़ाएंगे, 6वें 7वें महीने में हम जैसे थोड़ा 200-250 ग्राम कंसंट्रेट बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा और लेट होगा, 9वें महीने तक हम कंसंट्रेट और बढ़ा देंगे धीरे धीरे। एकदम से खान पान में परिवर्तन ना करें। आपकी काविंग हो जाए, जब बछड़ा पैदा हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जब बछड़ा पैदा होता है तो कुछ समय, समझ लीजिए 1-2 महीने, जानवर जो है, जो माँ है, जो गाय है, वो ज़्यादा खान पान उसका थोड़ा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा पाती।
उस वक्त अगर आपको ध्यान देना है कि अगर वो कम भी खाए, अच्छी क्वालिटी का चारा खाए, उसके बाद हमको उनके मैनेजमेंट में चेंज करना है। मैनेजमेंट क्या? नॉन प्रेग्नेंट जानवर और प्रेग्नेंट, मतलब गाभिन और नॉर्मल वाला जानवर, उन दोनों के मैनेजमेंट में अंतर होता है। गाभिन जानवरों के लिए हमको जगह ज़्यादा चाहिए। जैसे ही आपका जानवर 7वें, 8वें, 9वें महीने में आ जाए, सबसे पहले तो उन्हें बाकी सारे पशुओं से थोड़ा अलग दूसरे शेड में शिफ्ट करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखें कि बहुत भीड़ भाड़ वाले शेड में वो ना हो, ताकि कभी सींग लड़ाई झगड़े से उनको कोई नुकसान ना हो। और साथ में ये ध्यान रखें कि जिस भी शेड में आप उसे रख रहे हैं वहाँ एकदम साफ और शुद्ध हो, खाने का प्रोविजन सही हो, कोई भी जानवर बीमार आसपास ना हो। किसी भी तरह का बीमार जानवर का शेड उसके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गाभिन पशु होते हैं उनमें थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है बाकी पशुओं से, तो अगर कोई बीमारी आएगी तो उन्हें जल्दी पकड़ लेगी। इसलिए हमको उनका शेड थोड़ा अलग रखना। गर्भवत पशु के गर्भ का विकास 6 से 7 माह के दौरान तीव्र गति से होता है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्भवत पशु को चराने के लिए अधिक दूर तक नहीं ले जाना चाहिए और उबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं घुमाना चाहिए। गर्भावस्था के 7वें महीने के बाद दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। उठने बैठने के लिए पर्याप्त स्थान देने की जरूरत होती है। पशु जहाँ बंधा हो उसके पीछे के हिस्से का फर्श आगे से कुछ ऊंचा उठा होना चाहिए। बात और ध्यान रखनी है कि जब वो एकदम एडवांस प्रेगनेंसी, एकदम आखिरी में पहुंचे प्रेगनेंसी के, तो उनके आसपास एक अटेंडेंट पूरे टाइम रहना चाहिए। अगर आप घर में पशु पालन करते हैं तो आप खुद भी थोड़ा अटेंटिव रहें कि कहीं रात में काविन तो नहीं हो रही, या फिर किसी और टाइमिंग पे, या फिर आपके पशु को कोई समस्या तो नहीं है। और अगर आपका ऑर्गेनाइज्ड फार्म है, आप फार्मिंग करते हैं, तो रात में जो भी शेड में, उस शेड में रात में कोई ना कोई चौकीदार या कोई ना कोई पशुपालक रहना ही चाहिए। जो जानवर के ब्याने की प्रोसेस है, जो काविंग है, वो नॉर्मल है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो गया है और काविंग नहीं हो पा रही, आप तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाइए, वो आएंगे और वो काविंग में पूरी मदद करेंगे। अगर जानवर कुछ फंस रहा होगा तो वो सिजेरियन ऑपरेशन करके नॉर्मल काफ को डिलीवर करेंगे। पशु को अगर बयाने में कोई परेशानी आए तो नजदीकी पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। बयाने के आधे घंटे के भीतर नवजात बच्चे को खिस अवश्य पिलाएं। प्रसव के बाद ही गाय भैंस को 2 से 3 बार काढ़ा, जिसमें अलसी 200 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम को 5 लीटर पानी में अच्छी तरह पकाकर उसमें 1 किलो गुड़ मिलाकर पिलाएं। ये काढ़ा पशु के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। यदि पशु प्रसव के 12 घंटे के अंदर जेर नहीं गिराता तो आपको नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिमोदा, जिला सतना के कृषक चमन कुमार ने। ये खरगोशों में आने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चमन कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। खरगोश मांस, चमड़ा, ऊन और मनोरंजन के लिए पाला जाता है। चमड़ा, मांस और ऊन के लिए अधिकतर किसान इनका पालन कर रहे हैं। खरगोश पालन का जो भी मकसद हो, आपको इनके हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे इनसे होने वाले मुनाफे में कोई कमी न हो। अगर आप पशुपालन से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपका देखरेख और प्रबंधन ठीक नहीं है तो कई समस्याएं और बीमारियां आपके बिजनेस को घाटे की तरफ ले जाएंगी। इसलिए पहले देखरेख और प्रबंधन सही रखें और अगर कोई समस्या आ जाती है तो उसका उपचार भी समय पर जरूर करें। खरगोश की अगर बात करें तो उनमें अपच की अधिक समस्या आती है, जो आमतौर पर जगह बदलने के कारण आहार में बदलाव से होता है। ऐसे में जब आप इनको किसी दूसरे जगह से लाते हैं तो वहाँ जो आहार दिया जाता रहा हो वही अपने यहाँ भी दें।
और फिर धीरे धीरे बदलाव करें। ऐसा करने से अपच की समस्या नहीं रहेगी। दूसरी जो समस्या आती है उसमें खरगोशों के कान में गंदगी जमा होने की समस्या आती है, जिसके कारण खरगोशों की मृत्यु भी हो जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए केज की साफ सफाई जरूरी है और कैंकर से ग्रस्त खरगोश के कान में बेंजाइल बेंजोएट दवा की 2 से 3 बूंदे मात्र रुई से लगाकर कान में डालते हैं तो शुरुआती अवस्था में आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर यह बीमारी बढ़ गई हो तो उस दशा में आइवरमेक्टिन 0.2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम शरीर भाप पर लगाएं। इससे पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। तीसरी समस्या है आंखों से पानी आने की। यह समस्या खरगोशों के आवास में अधिक नमी होने से आती है। इससे बचाव के लिए केजों की बर्निंग और साफ सफाई करते रहें, जिससे अधिक नमी नहीं आए। इसके उपचार के लिए बोरिक एसिड की थोड़ी सी मात्रा पानी में घोल करके दिन में 2 से 3 बार आंख के पास छिड़कते रहें। अगर इससे भी समस्या खत्म नहीं होती है तब आप जिंटामाइसिन या फिर न्यूरोमाइसिन की 1-1 या फिर 2-2 बूंद दिन में 3 बार आंखों में डालें। ऐसे में इसमें 2 से 3 दिन में यह समस्या दूर हो जाती है। किसान भाइयों, इस तरह से आप खरगोशों का ध्यान रखकर इस बिजनेस से अच्छा मुनाफा लेते रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस दवा का भी प्रयोग करें, पशु डॉक्टर की सलाह लें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए